माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचपीसी टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयर कूल टाइप चिलर के बारे में कि एयर कूल टाइप जो चिलर होता है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनका काम किस तरीके से होता है और वो दिखने में किस तरीके से होते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग बिगिनर्स हैं, जो काम सीखना चाहते हैं, एयर कूल टाइप चिलर पे काम करना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि उसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एयर कूल टाइप चिलर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और आप लोगों को काम सीखने में भी बहुत आसानी और जल्दी से आप लोग काम सीख भी जाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के लाजमी देखना। चलते हैं आगे की तरफ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं कि एयर कूल टाइप चिलर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है बेसिक। तो मुझे पता है आप लोगों को पता ही है कि एयर कूल टाइप जो चिलर होता है या कोई सा भी चिलर होता है, बिल्डिंग चिलर, तो हम उसको जो है कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसमें नाम क्या है इसका और किस तरीके से ये दिखने में होते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले कंप्रेसर की। कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं कि चिलर प्लांट के अंदर जो पार्ट्स में से एक पार्ट्स हमारा कंप्रेसर भी होता है, जो मेन पार्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चिलर प्लांट में चार टाइप के आपको कंप्रेसर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्क्रू कंप्रेसर, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, देखो मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है सेमी हार्मेटिक, ठीक है। तीसरा नीचे देखोगे आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है और चौथा जो देखोगे आप वो स्क्रोल कंप्रेसर है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो कंप्रेसर हैं ये सब एक ही यानी कि चिलर में लगे होते हैं या अलग अलग चिलर में लगे होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो कान खोल कर सुन लो कि भाई देखो, आप लोगों ने एचवीसी टेक्नीशियन या चिलर टेक्नीशियन से रिलेटेड, यानी कि अगर आप लोगों ने ग्रुप में बात की हो या किसी के सामने फेस टू फेस आप खड़े हो, वो लोग बात कर रहे हो आपस में, तो आप लोगों को सुनने को मिलता है कि यार स्क्रू चिलर लगा हुआ है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल चिलर लगा हुआ है, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग चिलर लगा हुआ है, उस जगह पे स्क्रोल कंप्रेसर यानी कि चिलर लगा हुआ है। तो बेसिक उसमें जो कंप्रेसर होता है चिलर के अंदर, लाइक सपोज दैट एक चिलर है उसके अंदर स्क्रू कंप्रेसर है तो उसको बोलते हैं स्क्रू चिलर। अगर एक कंप्रेसर है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल चिलर, ठीक है। अगर किसी में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जगह पे हम उसको क्या बोलते हैं, उसमें जो है रेसिप्रोकेटिंग चिलर लगा हुआ है। उस बिल्डिंग में जो है स्क्रोल चिलर लगा हुआ है, यानी कि उसके अंदर जो कंप्रेसर है वो स्क्रोल कंप्रेसर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, दूसरे पार्ट्स को देखते हैं। दूसरे पार्ट्स में हमारे पास आता है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों को जो स्पेशली बिगनर्स उनको नहीं पता होता कि यार ये है क्या चीज़, स्टील का पाइप है, ये है क्यों, कॉपर के साथ क्यों ज्वाइंट किया हुआ है। तो इस तरीके से पहले तो आप लोग देख लो, सबसे पहली फोटो देख लो, यहाँ पे दो टाइप की, यानी कि आपको नजर आ रहा होगा, बेसिक काम एक ही है इनका, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर कहते हैं इनको। अब दूसरी तरफ जो बड़ी पिक्चर है उसमें आप आ जाओ। ये जो है लगाया जाता है, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लगा हुआ, ये लगाया जाता है सक्शन और डिस्चार्ज लाइन पे कंप्रेसर की, जो कंडेंसर से ज्वाइंट हो रही होती है, या फिर आगे जो भी लाइन जा रही होती है लिक्विड रिसीवर में या फिर जो है कंडेंसर के अंदर, ठीक है। तो कंप्रेसर से निकलने वाली जो लाइन होती है उसकी डिस्चार्ज और सक्शन पे इसको लगाया जाता है। इसको क्यों लगाया जाता है, अगर आप लोग जो है डेफिनेशन नीचे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके ट्रांसलेट आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन रीड करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है यार। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट में समझा दूंगा इसका ट्रांसलेट करके कि इसमें लिखा हुआ क्या है। देखो, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर जो होता है ना, वो लगाया इसलिए जाता है कि वो वाइब्रेट को एब्जॉर्ब करता है। अब देखो, जब भी कंप्रेसर चलता है, जब भी कंप्रेसर स्टार्ट होता है चिलर प्लांट का, या जब भी वो ऑफ होता है, तो उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। और अगर वाइब्रेशन जब होती है, अगर ये हम वाइब्रेशन एब्जॉर्बर नहीं लगाएं, डायरेक्टली सीधा जो है चिलर का जो कंडेंसर का पाइप है वो सीधा ज्वाइन कर दें, या फिर कोई सा भी जो डिस्चार्ज लाइन जो आगे जा रही है वो सीधा अगर ज्वाइन कर दें, तो वाइब्रेशन की वजह से वो जो लाइनें हैं वो लीक हो जाती है। अब मान लो एक बार लीक हो गई, आपने फिर उसको जो है ब्रेजिंग करके जोड़ दिया, फिर आपने गैस चार्ज कर दी, फिर दोबारा चलाओगे तो फिर दोबारा वो लीक कर जाती है। इसलिए वाइब्रेशन से बचने के लिए जो है हम वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यूज करते हैं चिलर प्लांट के अंदर। तो ये आपको जो है वहां पे ये दिखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेमी आर्मेटिक जो बड़ी वाली फोटो, इसमें आप देख सकते हो इस कंप्रेसर के अंदर सेक्शन और डिस्चार्ज लाइन में दोनों में लगी हुई। तो ये जो है वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाई जाती है, ताकि हमारे जो चिलर प्लांट की लाइनें हैं, कंडेंसर की लाइनें हैं, सेक्शन की लाइनें हैं, वो वाइब्रेशन होने की वजह से लीक ना हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आता है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर क्या चीज़ है, कंप्रेसर के बाद जो है हमारे पास जो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगा है उसके बाद जो है लाइन के साथ जाके जो है आपको ऑयल सेपरेटर मिलेगा। बेसिक इसका काम क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं कि जब भी हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट होने के बाद जब वो गैस की कंडेंसेशन करता है हाई टेम्परेचर
और हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करता है, तो उसके साथ साथ गैस के साथ साथ थोड़ा सा ऑयल भी आगे जाना शुरू हो जाता है। तो जब भी कंप्रेसर का ऑयल आगे जाना शुरू होता है तो वो डायरेक्ट जाके ऑयल सेपरेटर के अंदर जमा होता है। जब ऑयल सेपरेटर के अंदर जो है गैस जो है ऑयल के साथ जाती है, गैस तो ऊपर की तरफ से निकल जाती है कंडेंसर के अंदर, लेकिन जो ऑयल होता है वो आके नीचे गिरना शुरू हो जाता है ऑयल सेपरेटर के अंदर। अब ऑयल सेपरेटर के अंदर एक ऑयल लेवल स्विच लगा होता है काफ़ी सारी जगहों पे, तो वो सेंस करता है कि ऑयल सेपरेटर के अंदर काफ़ी सारा ऑयल हो गया है, तो वो जो है फिर वो सारा कंप्रेसर के अंदर रिलीज कर देता है ऑयल सेपरेटर जितना भी उसके अंदर ऑयल होता है। तो ये एक बेसिक सेफ्टी डिवाइस भी कहलाती है कंप्रेसर के लिए, क्योंकि अगर कंप्रेसर का सारा ऑयल ही निकल जाएगा और वो डायरेक्ट कंडेंसर के अंदर चला जाएगा तो कंप्रेसर तो स्टक हो जाएगा जब उसका सारा ऑयल निकल जाएगा। तो ऑयल सेपरेटर इसलिए लगाया जाता है कि जो भी ऑयल जो है ऑयल सेपरेटर के अंदर जाए तो वो सीधा वापसी जो है जमा होने के बाद वापसी कंप्रेसर के अंदर आ जाता है। तो आपको एक ये जो है पार्ट दिखने को मिलेगा जिसको हम ऑयल सेपरेटर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बड़ी डायग्राम जो यानी कि फोटो नजर आ रही है, आप लोग इसमें भी देख सकते हो। टॉप पर देखो ऑयल सेपरेटर लिखा हुआ, किस तरीके से कंडेंसर के अंदर से गैस आ रही है, गैस वापसी जा रही है, लेकिन उसके अंदर से एक अलग से लाइन बाईपास होकर आई हुई है जो कि ऑयल के लिए दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है एयर कूल्ड कंडेंसर। तो आपने चिलर प्लांट सबसे पहले देख लो, छोटी यानी कि जो साइड में जो छोटी वाली पिक्चर लगी हुई है ये पूरे एक चिलर प्लांट की, तो आपको चिलर प्लांट इस तरह दिखने को मिलता है। लेकिन इसका जो टॉप वाला हिस्सा है जो मैंने पिक्चर नंबर 1 में आप लोगों को शो कराया, देखो यहाँ पे, ये हम इसको कहते हैं बेसिक कंडेंसर। ये वी टाइप यानी कि गैलरी टाइप के कंडेंसर होते हैं एयर कूल टाइप चिलर में। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, वैसे सबको पता ही है कि हीट की एक्सचेंज होती है फैन की मदद से, कंडेंसर के अंदर से गैस घूम रही होती है, ठीक है। तो इसको हम कंडेंसर कहते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है कंडेंसर फैन मोटर विद ब्लेड। बेसिक इसको हम कंडेंसर फैन भी बोलते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि कंडेंसर जो है हमारे पास, इससे जो पिछली मैंने स्लाइड आप लोगों को दिखाई थी कंडेंसर से रिलेटेड जो मैंने बात की है जिसमें आपने कंडेंसर देखा है, तो ये कंडेंसर फैन जो है ये उससे ही रिलेटेड है। अगर उस कंडेंसर के अंदर अगर आप ये फैन ना लगाएं तो कंडेंसर वर्क नहीं करेगा। एयर कूल टाइप चिलर जो है उसी का नाम होता है जिसमें जो है हम फैन से जो है कंडेंसर को ठंडा करते हैं और कंडेंसर के अंदर जो गैस होती है वो जो है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो बेसिक मैं आपको बता दूं कि कंडेंसर के कितने टाइप्स होती हैं। एयर कूल टाइप कंडेंसर कौन सा होता है उसमें कितने टाइप्स होती हैं, वाटर कूल टाइप कंडेंसर कौन सा होता है उसमें कितने टाइप्स होती हैं। तो देखो अभी आपको आई बटन पे नजर आ रही होगी वो वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हो, तुरंत जाके देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंडेंसर की कितने टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कंडेंसर फैन मोटर विद ब्लेड। तो ये जो है आपको सबसे पहले जो नजर आ रही है पिक्चर नंबर 1, ये है मोटर जो आप लोगों को भी पता है। दूसरा जो है ब्लू कलर का जो फ्लावर टाइप का बना हुआ है इसको हम कहते हैं ब्लेड, ठीक है, मोटर ब्लेड। उसके बाद आपको मैं एक चीज बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी आप चिलर पे जाएंगे तो ये कहाँ पे लगी होती है मैं आपको बताता हूँ कि सबसे नीचे कॉर्नर पे आपको एक फोटो नजर आ रही होगी चिलर प्लांट की। तो यहाँ पे तो आपने कंडेंसर पिछली स्लाइड में देख लिया, ये देखो ये जो है कंडेंसर बने हुए, इसकी जो टॉप पे जो है ना गोल गोल रिंग टाइप का जो बना हुआ है बेसिक, ये जो है कंडेंसर फैन है, ठीक है। तो इसको हम कंडेंसर फैन कहते हैं जो टॉप थ्रो फैन होता है। और ये मोस्टली आपको जो चिलर प्लांट में लगे हुए नजर आते हैं ये जो होते हैं ये 3 फेस पे होते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि जो कंडेंसर के जो फैन होते हैं टॉप थ्रो फैन जो कंडेंसर पे लगाया जाता है चिलर प्लांट का, वो 3 फेस पे डिजाइन किया हुआ होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, अ कंडेंसर फैन इज डिजाइन टू रिमूव हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट इनसाइड ऑफ द कंडेंसर्स hollow passage. When running your AC system, refrigerant will pick up heat from inside of your home at the evaporator coil. तो देखो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये जो फैन है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है और कंडेंसर के अंदर जो गैस होती है उसकी हीट की रिजेक्शन की जा रही होती है, ठीक है। कंडेंसर जो हीट की रिजेक्शन करता है वो एयर कूल टाइप जो चिलर का कंडेंसर होता है वो फैन की मदद से करता है। तो जब आप वो वाली वीडियो देख लोगे जो आपको आई बटन पे नजर आई थी, आप लोग की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एयर कूल टाइप चिलर्स के पार्ट्स के नेम बता रहा था कि कंडेंसर के बाद जो हमारे पास जो कंडेंसर के ऊपर लगा होता है उसमें से एक जो पार्ट होता है उसको हम मोटर कहते हैं जो 3 फेस पे ऑपरेट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है फिल्टर ड्रायर।
तो आपको उसके बाद जो दिखने को मिलेगा वो होगा फिल्टर ड्रायर। और वो दिखने में किस तरीके से होता है चिलर प्लांट में, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले वाली जो आपको फोटो नजर आ रही है ना, ये होती है भाई फिल्टर ड्रायर, ये लगा होता है चिलर प्लांट के अंदर। अब इसी के साथ साथ आप सबसे लास्ट वाली फोटो देख लो जो बड़ी वाली है, दिख रहा है आपको, ये रियल फोटो है जेन्युइनली, जो कि मैंने आप लोगों के लिए लगाई है यहाँ पे, ताकि जो बिगनर्स उनको पता चल सके कि हाँ यार ये इस तरीके से होता है ड्रायर जो चिलर प्लांट का होता है। लेकिन अगर आप देखोगे पिक्चर नंबर 3 में, यानी कि बड़ी वाली पिक्चर के बराबर में जो आपको एरो का निशान आ रहा है, ये जो फिल्टर ड्रायर है ना, ये आपको नॉर्मली मिलेगा पैकेज यूनिट में, नॉर्मली मिलेगा डीएक्स यूनिट में, या 4-5 टन के जो ऊपर के यूनिट्स होते हैं आपको इसमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये समझ लो कि ये जो फिल्टर ड्रायर होता है ये आपको लगा हुआ कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपको लगा हुआ लिक्विड लाइन के अंदर। तो आप लोग यहाँ डेफिनेशन भी नीचे पढ़ सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है फिल्टर ड्रायर्स आर यूजुअली इंस्टॉल्ड इन द लिक्विड लाइन ऑफ अ ड्रायर एक्सपेंशन। ठीक है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेयर दे हैव अ ड्यूअल फंक्शन, फर्स्ट दे ट्रैप कॉर्ड्स पार्टिकुलेट, ठीक है, उसके बाद कंटामिनेशन एंड कॉपर शेविंग्स, एंड सेकंड दे कैप्चर एनी मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो मतलब ये तो आपको भी पता ही है, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि फिल्टर ड्रायर जो होता है वो हमारे रेफ्रिजरेंट के अंदर जितने भी मॉइस्चर्स होती है, जो कचरा होता है, वो सारी चीज़ों को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, और फिल्टर करके जो है गैस की सर्कुलेशन को कंप्लीट कराता है, यानी कि आगे पास करता है। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे कि यार ये जो पहले नंबर पे जो आपको नजर आ रहा है फिल्टर ड्रायर, इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर में आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं कोर फिल्टर। ठीक है, ये होता है कोर, कहते हैं हम इसको। तो जब भी आप अपने चिलर प्लांट का यानी कि पीपीएम करते हो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो आपने क्या करना होता है, ये जो कोर आपको दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है ना, ये आपको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस कैसे करते हैं ये देखो, आपको बड़ी वाली पिक्चर में, सबसे लास्ट वाली पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, फोटो में नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है इसने प्लायर से पकड़ के रखा हुआ है, और उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे आपको कोर भी नजर आ रहा होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिक ये जो नट लगे हुए ना, नट बोल्ट खोल कर इसके अंदर से जो है निकाल के ये नया वाला कोर अंदर फिक्स करके दोबारा इसको नट बोल्ट से टाइट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डायरेक्टली आप ये इस तरीके से नहीं खोल सकते जब तक कि आप चिलर प्लांट की जो गैस है उसको पम्प डाउन ना कर दो। अब यहाँ पे बात आती है यार चिलर प्लांट को रिपेयर कैसे करते हैं, पम्प डाउन कैसे करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, सीधा ऊपर देखो आई बटन पे आपको वीडियो लगा दी है आपके भाई ने, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से चिलर प्लांट को पम्प डाउन करते हैं, ताकि आप लोग देख लो और आपको समझ आ जाए। और उसके बाद फिर जो है जब आप सीख लोगे कि किस तरीके से उसको हम पम्प डाउन करते हैं, तो जब भी अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाओगे और आपसे पूछा जाएगा कि यार कोर फिल्टर चेंज करना है, कि आप कर सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल जी मैं कर सकता हूँ। तो आपने किस तरीके से करना है, जो आपने मेरी वीडियो देखी है सेम इस तरीके से ही करनी है। तो यार वीडियो को, ये वाली वीडियो भी सेव कर लो और वो वाली वीडियो भी सेव कर लेना, ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पर जरूरत पड़ सकती है। तो ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया हुआ है कंप्लीटली किस तरीके से गैस को लॉक करते हैं। उसके बाद फिर जो है आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो है इसके अंदर से जो है कोड पुराना वाला निकाल के नया वाला डालना है। फिर दोबारा इसी तरीके से इसमें जो है पैकिंग लगी होती है रबर की, वही दोबारा आपने गैसकेट जिसको कहते हैं, तो वो आप लगा के वापसी इसको नट बोल्ट से टाइट कर देना। उसके बाद जो है फिर आपने थोड़ी सी गैस को रिलीज करके चेक कर लेना है लीकेज है नहीं है। सेम वही मेथड होता है लीकेज चेक करने का, जिस तरीके से आप स्प्लिट एसी में थोड़ी सी गैस खोलकर चेक करते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आपने लीकेज चेक करने के बाद अगर नहीं है तो फिर उसके बाद आपने जो है उसको रिलीज कर देना है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि फिल्टर ड्रायर भी एक जो है हमारे पास पार्ट होता है चिलर प्लांट के अंदर, जो दिखने को इस तरीके से मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे दिखने को आपको मिल रहा होगा इकोनोमाइजर, इसको हम कहते हैं इकोनोमाइजर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कोर फिल्टर साथ आपके लगा हुआ है, ड्रायर फिल्टर ड्रायर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखो अभी आगे भी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना पार्ट्स में, वो भी इसी के साथ अटैच है। तो ये फोटो मैंने आगे भी लगाई हुई आप लोगों को, ताकि दिखने में आसानी हो जाए। तो ये जो बड़ा सा आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इकोनोमाइजर, जो मैंने इसको सर्कल किया है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है। तो भाई ये इकोनोमाइजर होती है, एक तरीके से ये जो है हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये बेसिक जो आपको अभी यहाँ पे नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद बात करेंगे हम साइड ग्लास के बारे में। दोस्तों आप कभी भी जाओ किसी भी चिलर प्लांट पे, जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता, बाकी जो सीनियर्स हैं उनको तो इसके बारे में पता है कि इसको हम क्या कहते हैं। तो ये साइड ग्लास कहते हैं। जब भी आपको इस तरीके से दिखे तो आप लोग समझ जाना ये साइड ग्लास है। कुछ साइड ग्लास ऐसे होते हैं जिसमें जो है ब्रेजिंग की भी होती है। पहले वाले को देख लो, आप फोटो नंबर 1 को देखो, इसमें जो है ब्रेजिंग वाला सिस्टम है। अब आप फोटो नंबर 2 को देखोगे तो उसमें जो है फ्लेयरिंग वाला है। लेकिन चिलर प्लांट में आपको जो है एक्सपेंशन के पास ही मिलेगा, जिसमें जो है पूरा फुली ब्रेज हुआ हुआ होता है वो। ठीक है, तो उसमें जो है फ्लेयरिंग वगैरह वाला सीन नहीं होता। चिलर प्लांट बड़ा होता है, उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो लीकेज के भी चांसेस होते हैं। इस वजह से वो जो है कंपनी नहीं देती है फ्लेयर वाले, वो सीधा जो है ब्रेजिंग वाले देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे लोगों को इस साइड ग्लास को यूज़ करना भी नहीं आता। बेसिक इसको यूज़ किया जाता है,
किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है टेक्नीशियन के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए टेक्नीशियन को कि हाँ यार रेफ्रिजरेंट में अभी क्या जो है मौजूद है या नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसमें कैसे पता चलता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप पिक्चर नंबर 2, फोटो नंबर 2 को देखो या फोटो नंबर 1 को भी देखोगे, उसके टॉप पे बिल्कुल उसके टॉप पे जहाँ पे इसका ग्लास लगा है उसके टॉप पे आपको जो है दोनों में देखो अलग अलग कलर नजर आ रहे होते हैं। तो कलर का बेसिक कोई फर्क नहीं है। देखो अब मान लो कि दूसरे नंबर पे आ जाओ, आप दूसरे फोटो पे आ जाओ, उसमें लिखा हुआ है ऑरेंज में वेट लिखा हुआ है, ग्रीन में जो है कुछ और लिखा हुआ है, और ब्लू में जो है कुछ और लिखा हुआ है। तो इसके अंदर साइड ग्लास के अंदर एक पेपर होता है जो हर किसी को नजर नहीं आता। अगर रेफ्रिजरेंट ठीक होती है तो उसमें आपको कुछ भी दिखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर रेफ्रिजरेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लो कि अगर रेफ्रिजरेंट जो है उसके अंदर मॉइस्चर आ गया, तो उसके अंदर जो ग्लास के अंदर जो एक पेपर टाइप का लगा होता है ना, उसका जो कलर होता है ना, वो मान लो कि अगर आपके साइड ग्लास के ऊपर जैसे ऊपर जो है ऑरेंज है, ऑरेंज के ऊपर वेट लिखा हुआ है, वेट का मतलब देखो नंबर 2 में सामने क्या लिखा हुआ है, मॉइस्चर इनसाइड, तो मॉइस्चर इनसाइड है, उसका कलर ऑरेंज है। ठीक है, तो उस पेपर का अगर गैस के अंदर जो है मॉइस्चर होगा तो उस पेपर का कलर ऑरेंज टाइप का हो जाएगा, हल्का हल्का सा ऑरेंज टाइप का हो जाएगा। टेक्नीशियन आके देखेगा यार ये ऑरेंज कलर का क्यों नजर आ रहा है अंदर से, फिर वो साइड ग्लास के ऊपर देखेगा कि इसमें ऑरेंज कलर का जो कोड है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ होगा कि गैस के अंदर फिर वही प्रॉब्लम है। तो किसी भी यानी कि साइड ग्लास में जो है ऑरेंज होता है, किसी में रेड होता है, किसी में ब्लू होता है, किसी में ग्रे होता है, किसी में लाइट ग्रीन होता है, तो अलग अलग तरीके के यानी कि कोड कलर होते हैं, लेकिन लिखा हुआ उसमें सब में सेम होता है। और वो जो लिखा हुआ होता है उस आपने उस कलर को जो है मैच करना होता है, उस साइड ग्लास के अंदर जो पेपर होता है उस कलर उसके कलर का क्या सिस्टम है, क्या कोड है, उसको आपने मैच करना होता है। फिर आपको पता चल जाता है कि यार रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, मॉइस्चर है या ड्राई है या बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो इसलिए जो है साइड ग्लास को लगाया जाता है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि रेफ्रिजरेंट के अंदर अभी क्या चीज़ मौजूद है। तो आप लोग डेफिनेशन भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पे, side glasses are typically used in refrigerant system in order to observe the property changes of the refrigerant liquid vapor itself। तो यहाँ पे देखो इसने लिखा हुआ है कि आप लोग इसको जो है ऑब्जर्व करने के लिए लगाया जाता है कि इसके अंदर लिक्विड है या वेपर घूम रहा है, या ऐसा तो नहीं मॉइस्चर आ गया है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है, या फिर गैस की शॉर्टेज है, या बबल्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं दूसरा जो यानी कि पार्ट है उसके बाद कौन सा आता है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है सोलेनॉइड वॉल्व। यार पहले ये समझ लो कि ये सोलेनॉइड वॉल्व जो होता है ना, ये काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है इसको। जैसे कि मान लो कि ड्रायर हो गया, स्टीम एंड सोना हो गया, बॉयलर हो गया, ठीक है, और हमारा जो है पानी की यानी कि जो मशीन हो गई, वाटर मशीन्स हो गई, जो कोल्ड मशीन होती हैं वो हो गई। तो ये सारी जगहों पे ये यूज़ किया जाता है, ये सिर्फ चिलर के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। तो ये काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारी तरीके से ये काम भी करता है। तो चिलर में बेसिक इसका जो काम होता है वो क्या होता है, एक तरीके से सिंपल से यानी कि लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग पहले डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो कि द रोल ऑफ द सोलेनॉइड वॉल्व इज टू मूव रेफ्रिजरेंट टू ऑल द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, दिस इंक्लूड्स फ्रॉम द कंप्रेसर टू द कंडेंसर। व्हेन नो कूलिंग इज नीडेड द सोलेनॉइड वॉल्व इज क्लोज्ड, डायरेक्टिंग रेफ्रिजरेंट टू अ सक्शन वॉल्व इंस्टेड ऑफ द कंडेंसर। भाई यहाँ पे ये बता रहा है कि सोलेनॉइड वॉल्व जो है ना वो काम करता है, ये मूव करता है रेफ्रिजरेंट को हर जगह पे जहाँ जहाँ रेफ्रिजरेशन साइकिल को ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन बेसिक मैं आपको अपनी ज़बान में समझा दूँ सिंपल सी कि ये जो है परसेंट पे काम करता है। ये देखता है कि कूलिंग की कितनी ज़रूरत है और कितनी नहीं है। जितनी ज़रूरत है इतने हिसाब से ये अपने आप को ओपन करता है, वॉल्व को ओपन करता है। इसके ऊपर जो ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो ना, ये क्वाइल है। तो ये जो है ना क्वाइल काम करती है, जितने पावर से कॉइल जो है काम करेगी वितने पावर से नीचे जो है वाल्व ओपन होता जाएगा। ठीक है, आप बड़ी पिक्चर में यहाँ साइड में देखो, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इकोनोमाइजर पे, तो ये इकोनोमाइजर के पास लगा हुआ है। बेसिक ये जो है आपको चिलर प्लांट के जो है कंप्रेसर के ऊपर भी लगा हुआ नजर आता है। तो ये जो है काम करता है कमांड पे कि मतलब कितनी कूलिंग चाहिए और कितनी नहीं चाहिए। तो ये जो है फिर कंप्रेसर को कमांड देता है कि भाई इतने परसेंट चलो। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि चिलर प्लांट का जो कंप्रेसर होता है ना वो परसेंट पे काम करता है, मतलब 7% रनिंग कर रहा है, 8% रनिंग कर रहा है। अगर जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, ये लोड ज़्यादा है बिल्डिंग में, तो फिर वो जो है 60% काम कर रहा है, 70% काम कर रहा है। तो ये सारी कमांड जो है ये सोलेनॉइड वॉल्व की तरफ से जाती है कि भाई अभी बिल्डिंग में कूलिंग ज़्यादा चाहिए, तो वो वाल्व ज़्यादा ओपन करता है। कंप्रेसर देखता है कि यार वाल्व ज़्यादा ओपन है, रेफ्रिजरेंट को प्रेशर से फेंकना पड़ेगा, तो वो परसेंट ऊपर जाता है फिर उसका कंप्रेसर के रनिंग का। तो इसी तरीके से जो है सोलेनॉइड वॉल्व काम करता है। ये याद रखना कि ये परसेंट पे जो है कंप्रेसर को ऑपरेट करता है कि इतने परसेंट चलना है इसको। अब कंप्रेसर जितने ज़्यादा परसेंट चलेगा उतनी तेज़ जो है गैस को डिस्चार्ज करेगा और कूलिंग भी इतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड वॉल्व कहते हैं इसको, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है एक्सपेंशन वॉल्व।
यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे पास 7 टाइप्स के एक्सपेंशन वाल्व होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, 7 टाइप्स के एक्सपेंशन वाल्व होते हैं। अब आपको नहीं पता कि इसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कौन सा एक्सपेंशन कहाँ पे लगा हुआ होता है, तो देखो आई बटन पे आपको अभी नजर आ रही होगी वीडियो, सीधा जाओ क्लिक करो, सारी डिटेल आपको नजर आ जाएगी, सारी चीजें देख लेना, सब समझ आ जाएगा। और वीडियो को यार सेव कर लेना, ताकि आप कहीं पे भी अगर आप भूल जाओ ना, तो आप लोग दोबारा उसको तुरंत जाके ओपन करके देख लो, वीडियो को प्ले करके चेक कर लो कि यार क्या क्या चीज़ बताई थी मैंने, ताकि आपको दोबारा माइंड में वो चीज़ें आ जाएं। यहाँ पे बात करेंगे यार एक्सपेंशन वॉल्व के बारे में, कि जो चिलर प्लांट का जो एक्सपेंशन वॉल्व है, देखो एयर कूल टाइप चिलर में आपको दो टाइप के, यानी कि ये जो दो टाइप है ना इलेक्ट्रॉनिक टाइप, ये आपको नजर आएंगे इसमें। अब यहाँ बराबर में बड़ी पिक्चर आपको नजर आ रही है, इकोनोमाइजर है जो मैंने आपको पहले बताया था, उसी के साथ आपको कोर फिल्टर भी नजर आ रहा है। उसी के आगे वाली दूसरी बराबर वाली लाइन में देखो ना, अगर थोड़ा सा शायद आपको नजर आ रहा हो, तो ये एक्सपेंशन वॉल्व उधर ही लगा होता है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल फिजिकली ले जाकर चिलर प्लांट पे एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाई हुई है चिलर प्लांट से रिलेटेड ना, एयर कूल टाइप चिलर प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो यानी कि फिजिकली बिल्कुल लाइव मैंने जाके जो है वीडियो शूट की थी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, देख लेना आप लोग को, ताकि पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यार ये एक्सपेंशन वॉल्व जो होता है, इस तरीके का जो आपको नजर आ रहा है ना फोटो में, ये सेम जो है आपको चिलर प्लांट पे नजर आएगा। ताकि आप कहीं पे भी जाओ, ये अभी यहाँ पे देख लो, नोट कर लो, वीडियो को सेव कर लो या शेयर कर लो, ताकि आप किसी भी चिलर प्लांट पे जाओ, एयर कूल टाइप चिलर प्लांट पे कहीं पे भी, तो आपको जैसे ही ये दिखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये एक्सपेंशन वॉल्व है। अब ये काम क्या करता है, आप लोगों को पता होगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का ये भी एक मेन कंपोनेंट है। ये जो है जिस तरीके से कंप्रेसर हाई प्रेशर में जो है गैस को डिस्चार्ज करता है हाई टेम्परेचर में, इसी तरीके से ये क्या करता है, ये कंप्रेसर के अपोजिट काम करता है। ये जो गैस का जो प्रेशर होता है उसको ड्रॉप करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें कूलिंग मिलती है। तो अगर आपको नहीं पता तो रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से काम करता है, ऑलरेडी इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग जो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको उसको लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके उसको भी वॉच कर सकते हो। तो इसको हम एक्सपेंशन वॉल्व कहते हैं, जिसमें से आपको चिलर प्लांट के पार्ट्स में से आपको मेन कंपोनेंट्स में से एक पार्ट आपको ये भी दिखने को मिलेगा, जिसको हम एक्सपेंशन वॉल्व कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों लास्ट जो हमारे पास चिलर प्लांट का जो पार्ट आता है, वो आता है हमारे पास शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर। शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर क्या होता है, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, अ शेल एंड ट्यूब एवापोरेटर इज अ हीट एक्सचेंजर दैट इज यूज्ड टू कूल वाटर, aqueous solution of propylene and ethylene glycol or other coolants in chillers in industrial refrigeration systems and provides cooling of gaseous और लिक्विड मीडिया। सिंपल सी चीज़ है, डेफिनेशन पे मत जाओ, डेफिनेशन की जो चीज़ें आसान भाषा में समझ लो कि भाई जिस तरीके से आपका एसी है उसके अंदर एवापोरेटर लगा हुआ होता है, इंडोर के अंदर स्प्लिट एसी की बात करें तो इंडोर के अंदर एवापोरेटर होता है, सेम ये जो चिलर प्लांट का ये एवापोरेटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, दो सिस्टम होता है। एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें से पानी आके जो है वापसी बाहर निकल रहा होता है, यानी कि वाटर जो होता है एक साइड से इन होके आउट हो रहा होता है, चिल वाटर लाइन जो होती है एक साइड से इन होती है और एक साइड से आउट होती है। और जो इन होती है वो वाटर ठंडा होने के लिए होती है, फिर ठंडा होने के बाद आउट हो जाती है, वो पंप की मदद से सर्कुलेशन हो रही होती है लाइन के अंदर, वो एक अलग मेथड है, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे ये समझ लो कि शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है एक्सपेंशन के बाद जो आता है हमारे पास, और उसमें जो है वाटर जो है ठंडा हो रहा होता है। तो उसमें जो है शेल एंड ट्यूब, मतलब शेल में जो है बहुत से लोग कहते हैं कि यार वाटर है, और ट्यूब में जो है यानी कि गैस है, कोई कहता है यार ट्यूब में वाटर है और शेल में गैस है। तो ये जो है एवोपरेटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, किसी में शेल में गैस होती है और किसी में शेल में वाटर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझा देता हूँ कि शेल एंड ट्यूब टाइप एवोपरेटर जो होता है, मोस्टली अगर आप देखें तो शेल के अंदर वाटर होता है, जो वाटर पंप की मदद से अंदर आके जो है वापसी बाहर जा रहा होता है। और जो ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर जो है गैस होती है, जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंप्लीट करी होती है, एक्सपेंशन के बाद से जो है गैस आती है ट्यूब्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर से होने के बाद वापसी सक्शन लाइन से कंप्रेसर के अंदर चली जाती है, और जो वाटर शेल के अंदर आ रहा होता है वो ट्यूब से लग लग कर ठंडा होकर वापसी बाहर जा रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर्स। तो फ्रेंड्स होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ एक प्यार सा कमेंट भी कर देना, चैनल पर अब तक नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको इस तरीके की रिलेटेड वीडियोस, और स्पेशली आपको मैं बता दूं कि जॉब से रिलेटेड एचवीएसी टेक्नीशियन हो, एसी टेक्नीशियन हो या चिलर टेक्नीशियन हो, उसको जॉब चाहिए हो, उससे भी रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। और जब भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग फौरन वीडियोस देख के जॉब के लिए अप्लाई कर सको। तो मिलते हैं एक वीडियो के साथ, रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।